राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्षी दलों के नेताओं की भी प्रतिक्रिया है। क्या कहा प्रमोद तिवारी ने, आइए देखते हैं। एक थकी हुई जनता द्वारा तिरस्कृत हराई गई सरकार का एक थका हारा अभिभाषण था, जिसमें कोई जीवन का संदेश नहीं, नीट का जिक्र नहीं, मणिपुर का जिक्र नहीं, बेरोजगारी महंगाई का जिक्र नहीं। ऐसी सरकार के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि कब तक चलेगी, सिर्फ ऐसा ही है। सर, लगातार ये भी कहा गया राष्ट्रपति द्वारा कि ये सरकार जितने काम पिछले 10 सालों में किए हैं उसको आगे लेकर जाएगी। अपनी सरकार को उन्होंने सराहा। जनता ने आदेश दिया, अगर इस सरकार ने काम किया होता तो फिर आज उनको 400 सीटें मिली, घट के 240 आ गई। इसका मतलब जनता ने नकार दिया। इमरजेंसी का भी जिक्र किया राष्ट्रपति ने अपने। उन्हें जिक्र करना चाहिए जो अघोषित इमरजेंसी आज लगी। निर्वाचित मुख्यमंत्रीगण, निर्वाचित प्रतिनिधिगण जेल के अंदर है। सच्चाई तो ये समझ जो सच बोल रहा है जेल के अंदर जा रहा है। यह सरकार का भाषण था, और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर अमन चुग, अर्थशास्त्री हैं। स्वागत है आपका न्यूटीवी के मंच पर। डॉक्टर अमन, मेरा पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से अभिभाषण में जिक्र किया गया कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर काम किया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि जो कहा गया उसमें और जो हुआ असलियत में, जो जमीनी हकीकत है, काफी बड़ा फर्क है। नमस्कार है जी, जय भारत है। आई थिंक मेरे को लगता है कि फर्क नहीं है। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे देखें, मैं इस मुद्दे को 3 एंगल से बताने की कोशिश करता हूँ। एक, प्राइवेट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि हाउस होल्ड का जो प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर मैं अभी जिक्र करता हूं। दूसरा मुद्दा, जो डिफेंस सेक्टर में जो इतना बड़ा जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, जो कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब किया है, उसके ऊपर अगर आप अलाउ करेंगे तो वो भी मैं जिक्र करूंगा। एंड तीसरा, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, वो हमारे भारत की 10% से ऑलमोस्ट 8% आई, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से डेवलप किया। अब पहले मैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करूं तो हमारे हिंदुस्तान का पिछले 10 साल में प्राइवेट फाइनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 7%, 7.2% की तेजी से बढ़ रहा है, जहां की जर्मनी, जापान, इनका तो ऑलमोस्ट नेगेटिव पे है। चाइना चलो हमें एक तरह से ग्रोथ रेट पे टक्कर दे रहा है, मगर वहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स में जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन या $2.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया पिछले 10 साल में। और इस टाइम पे हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जापान के बराबर है, जर्मनी के बराबर है, सिर्फ चाइना और यूएस के पीछे हैं। और यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसी के एंगल पे, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट ड्रिवन या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ग्रो किया है भारत ने, उसका जो इम्पैक्ट है, जो अच्छे वाला इम्पैक्ट है, वो भी फ्लो करेगा, जिसको मैं कहना चाहता हूं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जो कि मुर्मू मैडम ने भी जिक्र किया। यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की जो सेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस सेक्टर है, इनका जो इम्पैक्ट है अभी धीरे धीरे करके और तेजी से दिख रहा है। एंड मैं यहाँ पे एक जिक्र करूंगा एंड फिर मैं फाइनल वर्ड देता हूँ। एफ्लुएंट कैटेगरी के जो लोग होते हैं, यानी कि जिनकी एनुअल इनकम $10,000 से ज्यादा होती है, वो पहले 2014 तक, यानी इतने सालों की आजादी के बाद से लेकर 2014 तक सिर्फ 1% ऑफ पॉपुलेशन थे। पिछले 10 साल में वो 4% ऑफ पॉपुलेशन पहुंच गए हैं, एंड अगले 5 साल में वो 10% ऑफ पॉपुलेशन पहुंच जाएंगे। यानी ग्रास रूट लेवल पे आई थिंक कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टोरी दिख रही। जी राजेंद्र, मेरा सवाल अगला आपसे है। जिस तरीके से महिलाओं के विकास की जो बात की गई, कहा जिस तरीके से काम हुआ है, और आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से कई और ऐसे काम शुरू किए जाएंगे जिनसे महिलाओं की भागीदारी, जिसमें महिलाओं की होगी, आगे महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि आने वाले वक्त में और काफी विकास में तेजी आएगी। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जैसे अभी
और हमारे साथी पैनलिस्ट डॉक्टर अमन ने बताया, वो चीजें सब अपनी जगह हैं, वो महिलाओं के उसमें भी हैं, यूथ पर भी हैं, लेकिन जमीन पर वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। दिक्कत ये है सबसे बड़ी। और जिस ग्रोथ की बात डॉक्टर अमन कर रहे हैं, दैट ग्रोथ इज के शेप्ड ग्रोथ। सिंपल सी बात है, उसमें जो आदमी नीचे है वो नीचे ही है, वो ऊपर नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ही महिलाओं के मामले में अगर आप बात देखें, जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, अगर महिला सुरक्षा पर हम बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन जमीन पर चीजें कुछ और दिखाई दें। हम बड़ी बड़ी बात करें कि उनके एम्पावरमेंट की, लेकिन जब इस तरह का जैसे कानून, नारी शक्ति वंदन कानून बना, उसका पता ही नहीं है लागू कब होगा, वो आरक्षण कब लागू होगा। अगर प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, देन गवर्नमेंट को सारी चीजें प्रायोरिटी पे करनी चाहिए, ना कि एक ठीक है नाम के लिए कर दिया नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन, लेकिन वंदन होगा कब ये कुछ पता ही नहीं है। तो इस गवर्नमेंट का पूरा मामला इस तरह का लगता है मुझे। राष्ट्रपति महोदय ने जो बातें कही, ठीक है, उनको गवर्नमेंट की बात कहनी है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो चिंताजनक चीजें हैं पिछले 10 साल में हुई हैं, उनकी बात भी की जानी चाहिए। अगर उनकी बात हम नहीं करते हैं तो फिर ये चिंता की बात है। दूसरी बात यह कि आज 50 साल के बाद इमरजेंसी क्यों याद आ रही। पिछले 4 दिनों में 3 बार इमरजेंसी की बात हुई है, जब से पार्लियामेंट शुरू हुई है तब से। ये इमरजेंसी एकदम से क्यों आ गई, क्या बात है, इसको समझने की जरूरत है। और इसी के पीछे सारी चीजें जो आज कही गई हैं, वो इसी के पीछे छिपी हुई हैं। अगर आप इसे डिकोड कर लेते हैं कि इमरजेंसी क्यों आ गई, तो सारी चीजें बहुत साफ हो जाती हैं कि उसके पीछे मंशा सरकार की क्या है। और राष्ट्रपति ने जो कवच प्रदान करने की कोशिश की है सरकार को अपने भाषण के जरिए, कि भाई जो विपक्ष मजबूत होकर के आया है, उसके जो प्रहार हैं, उन प्रहारों से सुरक्षा मिल सके सरकार को, ये कोशिश है पूरी तरह से। बाकी मुझे इसमें कुछ खास ऐसा नहीं दिखाई देता है। जी डॉक्टर अमन, राजेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अचानक से इमरजेंसी की बातें हुई, अचानक से कुछ और ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिनसे, और बहुत से ऐसे मुद्दे या ऐसी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी, उन पर बात नहीं हो रही है, क्या आप मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस हो सकता है, बट जैसे कि मेरे जो साथी ने बताया कि ग्रास रूट पे नहीं दिख रहा, मेरे को लगता है कि अगर वो डाटा से बताते तो शायद बेटर रहता। क्योंकि अगर हम डाटा देखेंगे तो डाटा के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं कई लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप बताइए कितना है, इनमें से कई लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही नहीं पता। एंड फिर मैं ये भी बात, मैं एक मिनट बात कर लेता हूँ, मैं एक मिनट बात रखता हूँ पूरी। आज से 2014 से पहले अगर आप डाटा को देखें, हमारी ग्रोथ मेजरली सर्विसेज सेक्टर ड्रिवन ग्रोथ थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में परसेंटेज 30% से गिर के ऑलमोस्ट 14-15% पे पहुंच गया था। किसी भी देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन ना हो तो सर्विसेज सेक्टर स्टैंड अलोन उस देश को नहीं बढ़ा सकता। एंड इसीलिए जो 2003 से लेके या 2004 से लेके 2014 तक जो एक तरह से ग्रोथ रेट की बात करते हैं कि 8.5-9% था, वहीं महंगाई 15% थी, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, मगर उसको कभी अडॉप्ट नहीं किया गया। इसलिए जो भी वो सेंसेक्स का जो उछाल दिखाया जाता है, वो क्योंकि फॉरेन जो बैंक्स में जो पैसा था उसको इनफ्लो करवाया गया थ्रू पी नोट्स, जो कि चिदम्बरम साहब ने खुद जिक्र किया, एंड उसके कारण एक तरह से फ्लो ऑफ मनी के कारण मार्केट्स ग्रो करी। अगर हम रॉबस्ट तरीके से देखें, 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स इसलिए लाया गया क्योंकि हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत हमने विड्रॉ किया। एंड उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, आज आप खुद देख सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो किया है, वहां पे मैं कुछ डाटा अगर मैं शेयर भी करूं तो आप देखो पैसेंजर व्हीकल की जो सेल्स है वो एक तरह से जो एसयूवी सेगमेंट है या एलयूवी सेगमेंट है मैसिवली इंक्रीज करे, एंड इंक्लूडिंग रूरल सेगमेंट। सिमिलरली अगर हम मोबाइल, स्मार्टफोन्स, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर सेल्स, ये सब ग्रो कर रहे हैं। स्मार्टफोन सेल्स डबल डिजिट पे पहुंची है। रेजिडेंशियल हाउसिंग सेल्स वो इंक्रीज हो रहा है 20-30% के इनफैक्ट ग्रोथ रेट पे पिछले हमने 5 साल में देखा, स्पेशली आफ्टर कोविड। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ऑल टाइम हाई पे है, होटल बुकिंग्स ऑल टाइम हाई पे है। मतलब मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे आप डाटा को देखेंगे, फिर डाटा से बात करेंगे तो बेटर है।